dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Contract Act. In the last previous class of Contract Act, we have already discussed about the introduction. हमने वो इंट्रोडक्टरी क्लास कर ली थी, लेकिन उसी क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ एक नेचर जो है कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है उसके बारे में कुछ हम कंसेप्ट है वो आज डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपने पहले जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक्ट नंबर 9 होता है और 1 सितंबर 1872 से अप्लीकेबल है। पहले क्या था, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, बट नाउ क्या है, जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी और इस वजह से क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, वहाँ पर भी इसकी अप्लीकेबिलिटी रहेगी। ये चीज़ कहाँ लिखी है, कहाँ मेंशन की गई है कि द एक्ट केम इन टू फोर्स इन 1 सितंबर 1872। ये आप अपना पहले बेयर एक्ट अपने पास रखिए। बिना बेयर एक्ट के कोई भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि बिना बेयर एक्ट के हम लीगल सेंस में समझ ही नहीं सकते। जब तक हमारे बेयर एक्ट लैंग्वेज हमारे पास ना हो हम उसको अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो इसका जब हम प्रिलिमिनरी देखते हैं ना, शॉर्ट टाइटल देखते हैं, उसमें कमेंसमेंट दिया हुआ है। तो उस कमेंसमेंट क्या है, द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा। फिर कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, में ये एक्सटेंड है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सटेंड नहीं है। बट जो 370 को जो निकाल दिया गया, आर्टिकल 376 को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया एक तरीके से, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये भी इंडिया का जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल होगा। तो ये 1 डे ऑफ 1872 में लागू हुआ था, एक्ट नंबर 9 है। फिर हमने कल डिस्कस किया था कि माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार जो है, राजकुमार जो फर्स्ट केस है उसमें ये बात कही गई थी कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, डिफेंडेंट्स का को देखा जाएगा कि डिफेंडेंट्स के फेवर का जो लॉ है, कस्टमरी लॉ है, उसको प्रिवेल किया जाएगा। और ये बात भी कही गई थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही अप्लीकेबल होगा, हिंदू मुस्लिम के किसी भी कस्टमरी लॉ को प्रिवेल नहीं किया जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि टॉर्ट को जो है हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है कि गरीब है तो उसके हिसाब से, अमीर है तो उसके हिसाब से, बट कॉन्ट्रैक्ट में जो है सेम प्रोविजंस हैं डैमेजेस के, तो उसे कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए सब्सटेंटिव लॉ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज, 2 प्रकार के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताता है किसी पार्टी के, और प्रोसीजर लॉ क्या होता है, जो प्रोसीजर बताता है कि जब उनका केस चल रहा होगा तो किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। 2 प्रकार के सब्सटेंटिव लॉ 2 प्रकार के लॉज होते हैं। वन इज, यहाँ पर कोमा आएगा, वन इज सब्सटेंटिव लॉ, सेकेंड इज प्रोसीजर लॉ। द सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड, सब्सटेंटिव लॉ क्या प्रोवाइड्स करता है, राइट और ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है और अकॉर्डिंग टू लॉ कि लॉ में दिया हुआ है। प्रोसीजर लॉ क्या प्रोवाइड करता है, एनफोर्समेंट ऑफ राइट, जो एनफोर्समेंट ऑफ राइट है उसका क्या प्रोसीजर होगा उसको बताता है। तो अगर हम इसको देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है, खुद का कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिविल प्रोसीजर कोड को ही फॉलो करता है। तो सिविल प्रोसीजर कोड के जो रूल्स हैं उसी को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से सिविल ही तो होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें आप पनिशमेंट तो प्रोविज़न है ही नहीं, हाँ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ डिसाइड जरूर होती हैं, और इस वजह से ये सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें राइट और लाइबिलिटीज़ डिसाइड होगी तो उसमें क्या होगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, डैमेजेस मिल जाएगा, पनिशमेंट तो होती है किसी प्रकार से, तो वही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। अगर हम इसको आगे देखते हैं इसके अंदर, तो जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। वो क्या बताता है, राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताता है, ड्यूटीज़ बताता है ट्रांसफरर की और ट्रांसफरी की, और ये सब्सटेंटिव लॉ है। हालांकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ही तो गवर्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एक सब्सटेंटिव लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज ऑल्सो सब्सटेंटिव, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी एक सब्सटेंटिव लॉ है, बट ये किसी प्रकार की राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो बताता नहीं है, एक्ट नहीं बताता। इसमें क्या है, राइट और ड्यूटीज़ क्या होती है, डिसाइड की जाती है। किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उसमें बहुत पार्टीज डिसाइड करती है। मान लो ए है और बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि अगर कोई ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का,
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो हमें क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या हम कंपनसेशन देंगे एक दूसरे को, क्या उसका डैमेजेस मिलेगा, क्या हमारे राइट बनेंगे, क्या हमारी ड्यूटीज़ बनेगी, वो सारा का सारा राइट्स और ड्यूटीज़ जो है उन्हीं के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है डिसाइडेड बाय द पार्टीज, पार्टी के द्वारा ही उसके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिसाइड किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसके बाद है क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो एग्जॉस्टिव है। अब इसके लिए आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए, बेयर एक्ट की प्रिम्बल देखिए। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा हुआ है उसके नीचे ही उसका प्रिलिमिनरी से पहले प्रिम्बल होता है, वो कहता है वेयर एज इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड। जहाँ पर डिफाइन एंड अमेंड वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब डिफाइन किया गया है और अमेंड किया गया कुछ लॉ के पार्ट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, तो इसका मतलब हो गया ये कंसोलिडेटेड नहीं है। अगर यहाँ पर टू कंसोलिडेट आता ना कि वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है जितने भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उन सभी लॉज को एक जगह कंबाइन कर दिया गया है। जब उन्हें एक जगह कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो कंसोलिडेट कर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है टोटली इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है? ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें डिफाइन और अमेंड किया गया, कंसोलिडेट नहीं किया गया। कुछ एक ऐसे अदर लॉ है जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, या इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ ऐसे ही होता है, टर्म्स और कंडीशंस। तो इस हिसाब से इसको आप एग्जॉस्टिव नहीं कहेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इट अपीयर्स फ्रॉम द प्रीएम्बल दैट इट इज़ टू डिफाइन एंड अमेंड, ये डिफाइन और अमेंड दिया हुआ है। सो फ्रॉम दिस इट इज़ नाउ अपीयर्स दैट लेजिस्लेशन की क्या इंटेंशन थी, इंटेंशन थी इसे एग्जिस्टिव लॉज बनाना। बट प्रियम्बल क्या कह रखा है, प्रियम्बल ये कहता है सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक पार्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट के उससे ही रिलेट करेगा। ये कुछ एक पार्ट्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से ये एग्जॉस्टिव नहीं है, हर प्रकार के लॉ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फर्दर द वर्ड कंसोलिडेट इज ऑल्सो मैंशन, यहाँ पर कंसोलिडेट वर्ड भी मैंशन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि एग्जॉस्टिव नहीं है। फिर बात आता है सेक्शन 10 पैरा 2 निकालिए आप। सेक्शन 10 पैरा 2 जो है साफ तौर पे ये कहता है कि अगर मान लो किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ होती है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ हुई है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो उसमें अगर लिखा है कि अटेस्टेशन बाय विटनेस होगा, रजिस्टर भी होना चाहिए, तो इफ़ रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट फुलफिल द एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो फिर आप समझ ही सकते हो कि ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है। अब मान लो सेल और परचेज का एक एग्रीमेंट हुआ, सेल करी गई प्रॉपर्टी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करोगे तो उसका जो है रिटर्न फॉर्म जो है कंपलसरी है, और उसके जो रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है, और वहाँ पर 2 विटनेसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस मामले में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो एग्रीमेंट किया गया वो एग्रीमेंट जो वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा फ्रॉम द इंसेप्शन। अब इनिशियो का मतलब है जिस टाइम से उसको स्टार्ट किया गया उसी टाइम से ही वो वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम सेक्शन 10 का पैरा 2 पढ़ते हैं, बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो क्या कहता है एक बार देखिए आप बेयर एक्ट की तरफ। नथिंग हेयर इन कंटेन शेल अफेक्ट द लॉ इन फोर्स, कोई भी यहाँ पर यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो ऐसे लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा इंडिया में, और जिसको एंड नॉट एयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, और जिसको अच्छी तरह से एक्सप्रेसली का मतलब है लिखित रूप में एक्सप्लेन करके जिसको रिपील नहीं किया गया है। बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग, जहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ये रिक्वायर्ड माना जाता है कि उसे राइटिंग में लिखा जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, या उसे विटनेसेस की प्रेजेंस में लिखा जाएगा, तो ऐसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव, पहली बात तो हरियाणा जुडिशरी में तो आता नहीं है, राजस्थान में आ सकता है, तो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, तो उस मामले में हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एज प्रीएम्बल सेड दैट एज सेक्शन 10 पैरा 2 डील्स विद दिस, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा। आगे हम देखें इसमें तो कहता है कि प्रिवी काउंसिल ने एक केस था इरावदी फ्लोटिला वर्सेस इराकदास, ये केस जो है 1917 का है। प्रिवी काउंसिल ने इसमें ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो नॉट एग्जॉस्टिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आप इसको भी आप माइंड में रख लिया कीजिए, इसको याद रखा कीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं
इंटेंशन टू कॉन्टैक्ट की, कि कॉन्टैक्ट कब जरूरी हो जाता है, जब उसकी इंटेंशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें कुछ इंटेंशन होना चाहिए। मैंने किसी को कह दिया था आपने मेरी ये चीज़, ये पेन खरीदना है, बुक खरीदना है, वो कहता है जी हाँ खरीदना है, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं थी, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसकी इंटेंशन ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो इंटेंशन होना भी जरूरी है। इंटेंशन टू कॉन्टैक्ट, इट इज़ नॉट वेरी लूज कॉन्वर्सेशन, ये दैट इट इज़ टू बी टर्न इन टू अ कॉन्टैक्ट ऑल द पार्टीज में सीम टू एग्री। सबसे पहली चीज़ ये होना जरूरी है कि पार्टी उसमें एग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेयर टू पार्टीज एग्री टू टेक ए वॉक, दो पार्टीज ने एग्री किया, आपस में सहमति दिखाई कि वो वॉक पर साथ चलेंगे। और वेयर देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया ऑफ हॉस्पिटलिटी के उनकी बातों के तहत एक्सेप्टेंस भी हो गया। नो बडी वुड सजेस्ट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज दैट, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस प्रकार का अरेंजमेंट को हम कॉन्टैक्ट कहेंगे। नॉर्मल है, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अपन सुबह जल्दी उठ के वॉक पे चलेंगे, उसने हाँ भर दी, नेक्स्ट डे वो नहीं आ सकी, तो क्या हुआ, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या वो कॉन्टैक्ट की फॉर्म में आ जाएगा? वो कॉन्टैक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा। क्या? हाँ, क्योंकि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ था उसमें किसी प्रकार की लीगल लाइबिलिटीज नहीं अराइज हो रही थी, कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं अराइज हो रही थी, और हम वर्क कर चुके हैं एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्टैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ भी तो होना चाहिए। अब मान लो किसी लड़की ने और लड़के से फ्रेंडशिप की, वो उसे कहती है कि मैं तेरे से शादी करूंगी, वो लड़का कहता है हाँ जी मैं भी करूंगा, दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया, कुछ टाइम बाद दोनों का मन बदल गया, दोनों ने में से किसी एक ने अपना प्लान चेंज कर दिया, तो क्या ये किस प्रकार का एग्रीमेंट ऐसा है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है? जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, और जब वो कॉन्टैक्ट ही नहीं बनेगा तो उसमें किसी प्रकार की उनकी इंटेंशन ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, फिर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्लियरली अगर हम डिस्कस करें तो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919 का केस है। इसमें क्या था, डिफेंडेंट और उसकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में एंजॉय कर रहे थे। व्हेन द डिफेंडेंट वाज ड्यू टू रिटर्न टू सिलोन, सिलोन श्रीलंका का दूसरा नाम है, जब वो सिलोन से वापस लौट रहे थे, वेयर ही वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर वो जॉब करता था, हिज वाइफ ने उसको सलाह दी कि बाय रीजन ऑफ हर हेल्थ की उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो तो इंग्लैंड में ही रहेगी। डिफेंडेंट उसकी बात पे सहमत हो गया, यानी कि कहने का मतलब है हस्बैंड वाइफ साथ गए और घूमने के लिए इंग्लैंड में, और वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, वाइफ इंग्लैंड ही रहेगी, हस्बैंड जो अपनी नौकरी के लिए सिलोन चला गया। फिर कह रहा है कि द डिफेंडेंट इस बात पर सहमत हुआ कि वो हर महीने 30 पाउंड उसको भेज देगा जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस कर सके। ही डिड सेंड द अमाउंट, फॉर कुछ टाइम तक तो पति ने वो रुपया भेजा, बट कुछ टाइम के बाद उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट हो गई, कोई लड़ाई होने लगी। उसके बाद उसका ये परिणाम हुआ कि दोनों जो है अलग अलग हो गए, और अब जो है अलाउंस भी जो है एरियर में कन्वर्ट हो गया। अब वाइफ ने उन एरियर को रिकवर करने के लिए क्लेम किया तो उसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जब इन्होंने इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया भी था दैट इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ था, और लॉ की कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं थी, कोई रिटन फॉर्म नहीं था, कोई उसके अंदर कोई लीगल लाइबिलिटीज अराइज नहीं हो रही थी, राइट्स ड्यूटीज अराइज नहीं हो रहे थे, तो उस मामले में उस केस को डिसमिस कर दिया कि वो एरियर उसको नहीं मिल सकता। फिर अगला केस है इसमें जोन्स वर्सेस पर्यावरण 1969। इसमें क्या था, एक डाइवोर्स वुमन थी, तलाकशुदा महिला थी, जो वाशिंगटन में अपने बेटे के साथ रह रही थी, जहां पर वो एम्प्लॉयड एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर इंडियन एम्बेसी जो थी वहां पर जॉब कर रही थी। हर मदर वॉज इन त्रिनिदाद, ये जो जगह का नाम है वहां पर थी, और विस्ड हर डॉटर टू बी नियर, वो ये चाहती थी कि उसकी बेटी अब उसके पास रहने लग जाए, कि वो विधवा तो थी। शी वॉज पार्टिकुलरली अटैच टू ग्रैंडसन, क्योंकि वो अपने दोहते जो थे, ग्रैंडसन जो था उससे काफ़ी अटैच थी। मदर ने अपनी बेटी को कहा कि मच अगेंस्ट हर विल टू लीव सर्विस, की वो अपनी जॉब छोड़ दे, टू टेक लीगल एजुकेशन इन इंग्लैंड में लीगल एजुकेशन ले ले, और फाइनली जो त्रिनाद जो है वापस आ जाओ और यहाँ वकील की तरह तुम जॉब कर लेना। कि देखो एक औरत है वो तलाकशुदा अपने बेटे के साथ रह रही है, उस औरत की एक माँ है जो माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे और वो वहाँ से नौकरी छोड़ाए, और वो ये कहती है कि वो लीगल एजुकेशन ले ले, कि डिग्री ले ले LLB की, और वो यहाँ पर आकर लॉयर की प्रैक्टिस कर ले। मदर ने ये बात मान ली कि वो जो है सारा खर्चा उठाएगी, फूड द एक्सपेंसेस, सारा खर्चा उठाएगी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, द मदर ने एक घर खरीद लिया इंग्लैंड में, पार्ट ऑफ विच वॉज अलाउड टू डॉटर, जिसमें जो है डॉटर को कुछ हिस्सा दे दिया गया, और उसको जो है रेस्ट को एक मकान ले लिया इंग्लैंड में, कुछ हिस्सा अपनी बेटी को रहने के लिए दे दिया, कुछ किराए के लिए दे दिया। 5 साल के बाद डॉटर ने कंप्लीट नहीं की अपनी एजुकेशन, और सी वॉज री मैरिड, उसने जो है उसी टाइम से अपनी कंप्लीशन नहीं की और अपनी शादी कर ली। डिफरेंसेस क्रिएट हो गए माँ और बेटे के बीच में, और उसने जो है पेमेंट देना बंद कर दिया, और एक प्रोसीडिंग वहाँ पर चली जिससे जो है डॉटर को उस घर से निकाल दिया गया। तो यही तो कॉन्टैक्ट हुआ था एक तरीके से, कि वो उसका सारा मेंटेनेंस उठाएगी करेगी, लेकिन उसने जो है शिक्षा तो पूरी की नहीं, बल्कि वो शादी करके उस कॉन्टैक्ट को उसने तोड़ दिया।
तो यहाँ पर एविक्ट कर दिया डॉटर को। फिर मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर का 1952 का भी एक ऐसा केस है जिसमें भी बाइंडिंग एंगेजमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ की बाद में बात हो रहा है। हेयर हस्बैंड एंड वाइफ विड्रू देयर कंप्लेंट्स, दोनों अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं इस बेस पर कि वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हस्बैंड ये प्रॉमिस करता है कि वो उसको खर्चे के लिए पैसे देगा, और अगर वो पैसे नहीं देता तो वो जो है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन रिलेटिव टू शेयर ए हाउस हैज़ बीन हेल्ड टू बी बाइंडिंग, तो ये बात उसमें ये डिसीजन आया कि एग्रीमेंट जो हुआ है बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में भी अगर एग्रीमेंट होता है कि वो हाउस को शेयर करेंगे तो वो भी बाइंडिंग नेचर का होगा। अगर हम द अदर इंस्टेंस देखें, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि द अदर इंस्टेंस वेयर डिस्पाइट्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक सारे कॉन्ट्रैक्ट के उसमें इंग्रेडिएंट्स जो उसकी क्वालिटीज जो कंडीशंस है वो प्रेजेंट है जो मेंशन की गई है सेक्शन 10 में, पर फिर भी अगर उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, वो हालांकि सारी फुलफिलमेंट हो रहा है लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं है कि वो उसको फर्दर करेंगे, तब भी वो जो है एनफोर्स्ड नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आज का हमारा कंसेप्ट जो इसके लीगल जो नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का उसके बारे में बताता है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देती है। डिस्चार्ज किस तरीके से होता है? ब्रीच अलग चीज़ है, डिस्चार्ज अलग चीज़ है। ब्रीच का मतलब है अपनी कंडीशन फुलफिल ना करना, तो ब्रीच कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है इसका मतलब है कि उनकी वो अब ना उस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर निकल गए। डिस्चार्ज 4 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है एग्रीमेंट के द्वारा, एग्रीमेंट कर दिया कि 2 महीने के अंदर आप अगर मुझे भुगतान कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि ये डिस्चार्ज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये उस तरीके से हो जाएगा। फिर है परफॉर्मेंस। मान लो ए ने बी को, ए की शादी है, ए की मान लो शादी है, बी को उसने कहा कि शेरवानी ला के दे। अब बी ने क्या करा? शेरवानी ला के दे दी, और ए ने क्या किया? पेमेंट दे दी। तो अब क्या हो गया? दोनों ने अपने अपने एक्ट परफॉर्म कर दिए, तो वो डिस्चार्ज हो गया, एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट हो गया। फिर है बाय इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? ए ने कोई ऑर्डर किया अमेजोन से, ठीक है, अमेजोन जो है वो टाइम पर ऑर्डर वापस ला रहा था, ऑर्डर यानी कि भुगतान करने वाला था, लेकिन क्या हो गया? कोरोना का इशू हो गया। जब कोरोना का इशू हो गया तो वो ऑर्डर टाइम से नहीं पहुंच चुका। अब ये इम्पॉसिबल हो गया, लॉकडाउन लग चुका है, वो इम्पॉसिबल है कि 10 दिनों के अंदर अंदर वो ऑर्डर नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबिलिटी होगी। उस मामले में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय ब्रीच। ब्रीच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच में क्या होता है? कुछ कंडीशंस हमने रखी, कुछ राइट और ड्यूटीज़ रखी, लेकिन हम अपनी राइट और ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम उन कंडीशंस को मान नहीं रहे हैं, तो उस मामले में क्या होगा? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और उस तरीके से हम कोर्ट में फिर केस करके क्लेम कर सकते हैं, अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, वो सारा कुछ हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मेरी कोशिश है कि कल मैं सारी डेफिनेशंस आपको कवर करवा दूं। कुछ तो मैंने नोट्स में रखे हुए हैं, कुछ मैं जो है बेयर एक्ट से कवर करवाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट क्लास में अपना बेयर एक्ट पास में लेकर बैठें, जिससे आपको सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, तो आप आर के बांगिया की बुक पढ़ लीजिए, वो सफिशेंट है। आर के बांगिया कहने को तो देखो अवतार सिंह की बुक भी आती है, बट मेरे अकॉर्डिंग आर के बांगिया की बुक जो सफिशेंट है, इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कुछ डाउट्स है तो आप उससे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप गूगल कीजिए, इतने ज़्यादा ब्लॉग लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा मेहनती हैं लोग जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखे हुए, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वहाँ से भी आप थोड़ा स्टडी करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे शेयर भी करते रहिए, जिससे कि जो और भी एस्पायरेंट्स है लोग के उनको भी काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिले। कोरोना के काल में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने आसपास का सभी का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।